हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। आज हम हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में जानेंगे। ठीक है, और उनके जीवन परिचय, रचनाएं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में भी जानेंगे, जो यूजीसी नेट, ओटीटी, टीजीटी और पीजीटी एग्जाम के लिए आप सभी को बहुत हेल्पफुल करेगी। तो चलिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कब जन्म हुए थे? 19 अगस्त 1907। ठीक है, तो 19 अगस्त 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वलिया आरत दुबे के छपरा गांव में सरयू ब्राह्मण कुल में जन्म हुए थे। मैं जो कह रही हूँ आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुनिए और नोटबुक में नोट कीजिए। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है, उसके जन्म कब और कहाँ हुआ था? 19 अगस्त 1907 ईस्वी उत्तर प्रदेश के बलिया आरत दुबे के छपरा गांव में सरयू ब्राह्मण कुल में हुआ था। और निधन कब हुआ था? 19 मई 1979 ईस्वी में। ठीक है, द्विवेदी जी के निधन हुए थे। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के मूल नाम क्या है? वैजनाथ द्विवेदी। और उनके पिता का नाम क्या है? अनमोल द्विवेदी, जो सरयू ब्राह्मण कुल थे। और उनके माता का नाम क्या है? ज्योति कली देवी। माता का नाम क्या है? ज्योति कली देवी। और उनके पत्नी का नाम क्या है? भागवती देवी। ठीक है, और द्विवेदी जो है, उनके प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई थी? द्विवेदी जी के प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई थी ना? वस्त्रिकापुर के मिडिल स्कूल में। ठीक है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार थे, उपन्यासकार भी थे, आलोचक एवं भारतीय संस्कृति के युगीन व्याख्याता भी थे। ठीक है, और द्विवेदी जी ने 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य तथा इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद प्राध्यापिका होकर, ठीक है, शांति निकेतन प्रस्थान किए थे। द्विवेदी जी की कर्मभूमि कहाँ पर थी? वाराणसी। ठीक है, और 20 वर्ष तक ये शांति निकेतन में हिंदी के अध्यक्ष रहे। किसने? द्विवेदी जी ने। और इन्होंने विश्व भारती पत्रिका का संपादन भी किए थे। और द्विवेदी जी शांति निकेतन आते ही पंडित जी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। जो वो शांति निकेतन आए, वहाँ पर वो पंडित जी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। और जो पंडित जो उपाधि है, वो किसने दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को जो पंडित उपाधि दिया गया है, वो किसने दिए थे? गुरुदेव टैगोर ने। ठीक है, तो 1940 से 1950 तक हिंदी भवन में डायरेक्टर, ठीक है, शांति निकेतन और टैगोर, खितिमोहन सेन, विधुशेखर भट्टाचार्य और बनारसी दास चतुर्वेदी, ये सब जुड़ा थे, लगे हुए थे वहाँ पर। 1940 से जो 1950 तक हिंदी भवन में जो थे, वो टैगोर, खितिमोहन सेन और विधुशेखर, बनारसी दास चतुर्वेदी, ये सब थे। तो द्विवेदी जी ने
1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डिलीट की उपाधि से नवाजा गया और 1955 ईस्वी में द्विवेदी जी प्रथम ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के सदस्य चुने गए थे। ठीक है। और 1957 ईस्वी में पद्म भूषण की उपाधि भी द्विवेदी जी को मिली थी 1957 ईस्वी में। ठीक है। और टैगोर सम्मान भी 1962 ईस्वी में मिला था, जो कि बंग साहित्य अकादमी द्वारा। और 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था किस निबंध पर? आलोक पर्व निबंध संग्रह जो है, द्विवेदी जी ने जो निबंध संग्रह रचना की है आलोक पर्व, तो उस निबंध संग्रह के लिए 1937 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है। और सुर साहित्य पर जो स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे वो साहित्य समिति इंदौर की तरफ से मिला था। ठीक है। और कबीर पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी द्विवेदी जी को मिला था। ठीक है। कबीर ग्रंथ जो लिखे हैं कबीर, उस ग्रंथ के लिए द्विवेदी जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था और सुर साहित्य के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे। और आलोक पर्व जो निबंध संग्रह है इसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1937 में 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था द्विवेदी जी को आलोक पर्व के लिए। ठीक है। और 1958 में नेशनल बुक ट्रस्ट के सदस्य भी थे। 1958 इसमें नेशनल बुक ट्रस्ट के सदस्य थे। ठीक है। और 1960 में काशी विश्वविद्यालय से निष्कासन के उपरांत 1960 में ही वे पंजाब विश्वविद्यालय जो चंडीगढ़ में प्रोफेसर व अध्यक्ष पद हेतु निमंत्रित किए गए थे। और द्विवेदी जी शांति निकेतन से काशी होते हुए शिवालिक की घाटी में भी पहुंच गए थे। और जनवरी 1968 में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पुनः काशी विश्वविद्यालय में कार्यभार भी संभाला और 1970 में फरवरी माह तक वहाँ पर सदस्य भी रहे थे। और वाइस चांसलर एस.सी. जोशी ने द्विवेदी जी को काशी विश्वविद्यालय में रेक्टर पर आसीन किए थे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक, चिंतक, शोधकर्ता एवं अनुसंधानवेत्ता भी वो थे। किसने? द्विवेदी जी ने। ठीक है। और द्विवेदी जी ने आलोचक के रूप में आलोचनात्मक साहित्य के सृजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। और उनकी जो प्रारंभिक जो आलोचनात्मक कृति उसका नाम है सुर साहित्य। तो सुर साहित्य द्विवेदी जी की प्रारंभिक आलोचनात्मक कृति है। ठीक है। और उपन्यासकार के रूप में द्विवेदी जी ने 4 महत्वपूर्ण उपन्यास की रचना की है। वो है बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्वा और अनामदास की पोथा। और
ललित निबंधकार के रूप में द्विवेदी जी ने ललित निबंध के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण लेखन कार्य भी किए हैं। तो हिंदी के ललित निबंध को व्यवस्थित रूप प्रदान करने वाले निबंधकार के रूप में द्विवेदी जी अग्रणी है और उन्होंने बहुत सारे रचनाएं भी की हैं। यदि हम उसके कृतियाँ के बारे में यदि हम जानेंगे तो उन्होंने बहुत सारी रचनाएं किए हैं। पहले यदि हम कहेंगे वो बहुत सारे आलोचना भी किए हैं और आलोचना का इस नोट कीजिए मैं जो कह रही हूँ उसके जो जो रचनाएं किए हैं और उनके रचनाएं के नाम और उनके प्रकाशन कब हुआ था उसके बारे में मैं बता रही हूँ। वो ध्यानपूर्वक सुनिए और नोट कीजिए नोटबुक में। तो उन्होंने बहुत सारे आलोचना भी किए हैं। वो क्या है, पहले हम यदि सुर साहित्य वो एक प्रारंभिक आलोचनात्मक है। तो सुर साहित्य 1936 ईस्वी में प्रथम प्रकाशित कृति है और प्राचीन भारत में कला विनोद ये भी एक आलोचनात्मक है, आलोचना कृति। ठीक है। तो सुर साहित्य 1936 ये की प्रथम प्रकाशित आलोचना कृति है। प्राचीन भारत में कला विनोद जो कि 1940 में प्रकाशित हुआ था। कबीर ये भी एक आलोचना कृति है। कबीर वो 1942 में हुआ था प्रकाशित। और सूरदास और उनका काव्य वो 1944 में प्रकाशित हुआ था। साहित्य का मर्म 1949। नाथ संप्रदाय 1950। हमारी साहित्यिक समस्याएं 1950 ईस्वी। प्राचीन भारत का कला विकास 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ललित मीमांसा 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मृत्युंजय रविंद्र जो कि 1963 मतलब 1963 इसमें हुआ था। और साहित्य सहचर जो कि 1965 इसमें प्रकाशित हुआ था। और कालिदास की लालित्य योजना वो भी 1965 इसमें प्रकाशित हुआ था। मध्यकालीन बुद्ध का स्वरूप ये भी 1970 में प्रकाशित हुआ था। तो ये थे आलोचना कृति। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे इतिहास ग्रंथ भी रचनाएं किए हैं। वो है हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का आदिकाल जो कि 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और हिंदी साहित्य का उद्भव विकास 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। और भी रचनाएं किए हैं। नाथ संप्रदाय वो 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। भारतीय वाङ्मय 1951 ईस्वी में हुआ था प्रकाशित। और मध्यकालीन धर्म साधना वो 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। सहज साधना वो 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आधुनिक साहित्य बोध वो 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और उन्होंने बहुत सारे उपन्यास भी लिखे हैं। वो उपन्यास का नाम है बाणभट्ट की आत्मकथा जो कि 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और चारुचंद्र लेख जी की 1963 इसमें प्रकाशित हुआ था। पुनर्वा 1973 ईस्वी में। और अनाम दास का पुथा वो 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और उन्होंने बहुत से निबंध संग्रह भी किए हैं, रचनाएं किए हैं निबंध संग्रह। वो है अशोक के फूल जो कि हम नेक्स्ट क्लास में जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध अशोक के फूल के बारे में हम पढ़ेंगे। और अशोक के फूल के सारांश के बारे में जानेंगे। तो पहले हम जानेंगे कि द्विवेदी जी के रचना के बारे में। तो उन्होंने बहुत से निबंध संग्रह किए हैं
अशोक के फूल। अशोक के फूल कब प्रकाशित हुआ था? 1948। ठीक है, अशोक के फूल वो एक निबंध संग्रह है, 1948 इसमें प्रकाशित हुआ था। कल्पलता कब प्रकाशित हुआ था? 1951 इसमें। विचार और वितर्क 1954 में। और विचार प्रभा वो 1959 में। कुटच 1964 में। और आलोक पर्व 1972 इसमें प्रकाशित हुआ था। और उन्होंने बहुत सारे कहानी भी लिखे हैं। वो कहानी का नाम क्या है? धन वर्षण, मंत्र तंत्र, व्यवसाय बुद्धि, बड़ा कौन है, बड़ा क्या है, देवता की मौनती है, प्रतिशोध, अछूत। जो कि अछूत जो कहानी संग्रह है उसमें कुल 8 कहानियाँ हैं। ठीक है, और वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो ग्रंथावली भाग 11 में संकलित हुआ था। संपादक कौन थे? मुकुंद द्विवेदी। ठीक है, और उन्होंने एकांक की भी रचना किए हैं। द्विवेदी जी ने बहुत सारे एकांक भी लिखे हैं। वो है वो क्या है? भाभी बसंत विराट, जो कि एकमात्र एकांकी है। ठीक है, और उन्होंने बहुत से संपादन भी किए हैं। वो क्या है? नाथ सिद्धों की बानियाँ, जो कि 1957 में। और संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, जो कि 1957 में। संदेश रासक 1960। 10 रूपक 1963। लालित्य तत्व 1970। और नाट्यशास्त्र की भारतीय परंपरा और नाट्यशास्त्र वो अनुदित हुआ था 1971 इसमें। ठीक है, और अन्य निबंध संग्रह 1953 इसमें। और उन्होंने बहुत सारे अनुवाद भी किए हैं। वो है लालक नेर और मेरा बचपन। वो जो लालक नेर और मेरा बचपन वो दोनों जो 2 अनुवाद हुआ है वो 1956 में प्रकाशित हुआ था। और 2 बहनें वो 1956 में। और पुरातन प्रबंध कोश, प्रबंध चिंतामणि, रविंद्र और कालिदास के कविताओं का अनुवाद, विश्व परिचय, तो ये सब अनुवाद हुआ था। और उन्होंने बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन किए हैं। वो है अभिनव भारतीय ग्रंथमाला, जो कि कलकत्ता 1940 से 1946 तक प्रकाशित हुआ था। विश्व भारती पत्रिका कलकत्ता 1942 से 1947 तक। और नागरी प्रचारिणी पत्रिका ये सब प्रकाशित किए थे, संपादन किए थे। और उन्होंने सिख गुरुओं का पुण्य स्मरण सिख गुरुओं का पुण्य स्मरण जो कि अनन्य है, जो कि 1979 गुरुओं के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट किए थे। और महापुरुषों के स्मरण 1987, जो कि ज्योतिर्विद आर्यभट्ट से लेकर सोहनलाल द्विवेदी तक कुल 29 महापुरुषों से संस्मरण संपादन मुकुंद द्विवेदी द्वारा किए थे। और पत्र हजारी प्रसाद द्विवेदी 1983 में हुआ था। और मुकुंद द्विवेदी मतलब जो पत्र हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है उसके संपादन कौन है? मुकुंद द्विवेदी। और मृत्युंजय रविंद्र जो है संस्मरणात्मक जीवनी है वो। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो ग्रंथावली वो 11 खंडों में का संपादन है, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के पुत्र मुकुंद द्विवेदी द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये नोट कीजिए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली जो 11 खंडों के 11 खंडों में है उसका संपादन कौन है? उनके पुत्र मुकुंद द्विवेदी। ठीक है, तो और उनके यदि हम द्विवेदी जी के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में यदि हम जानेंगे तो जो है मतलब तो द्विवेदी जी के यदि हम प्रमुख कथन के बारे में यदि हम जानेंगे तो द्विवेदी जी ने प्रमुख कथन कहा है, यह कहा है कि भारत का वही लोकनायक हो सकता है जो समन्वय करे।
ये भी एक कथन द्विवेदी जी ने किए हैं तुलसी के बारे में। और कबीर कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, वो किसने कहा था? द्विवेदी जी ने कहा था ना। तो ये द्विवेदी जी के प्रमुख कथन है कि कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, भारत का वही लोकनायक हो सकता है जो समन्वय करे, वो तुलसी के बारे में। और भी कथन कहा है कि बिहारी सस्सई रसिकों के हृदय का घर है, रामानंद आकाश धर्मागुर है, सफलता और चरितार्थना में अंतर है, मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है और अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से देने में है। और अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी हिंदी साहित्य का बारह आना वैसा ही होता जैसा आज है। वो हिंदी साहित्य की भूमिका से लिया गया है। साहित्य कल्पना विलास नहीं है, बल्कि दीर्घकालीन त्याग और तप से उपार्जित उसकी महती साधना है। वो साहित्य का प्रयोजन है और साहित्य ही मनुष्य का लक्ष्य है। तो ये सब हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन है। ठीक है। और द्विवेदी जी ने, अच्छा ये बताइए कि द्विवेदी जी को हजारी क्यों कहा गया है? ना निर्धन पिता ने शिशु का नाम हजारी प्रसाद रखा था ताकि बालक को हजारों प्राप्त हो, धन रंकों की सूची में उसका नाम दर्ज न हो। तो इसीलिए उनके पिताजी ने द्विवेदी जी को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को हजारी नाम दिए हैं। तो द्विवेदी जी ने कविताएं भी लिखी हैं। उनकी एक कविता है रजनी दिन नित्य चला ही क्या। यह एक बहुत प्रसिद्ध है जो कि ब्रजभाषा, खड़ी बोली, भोजपुरी, संस्कृत भाषाओं में इन्होंने कविताएं लिखी है। तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की मांग पर बनारसी दास चतुर्वेदी तथा महामना मालवीय ने 1930 में द्विवेदी जी को शांति निकेतन में बुलवाया था। ठीक है। जब शांति निकेतन हजारी प्रसाद द्विवेदी पहुँचे थे तब गुरुदेव उन्हें पंडित जी की शब्द से संबोधित किया है। तो शांति निकेतन में पंडित जी के प्रौढ़ जीवन की एक लंबी अवधि बीती थी। उन्हें लेखक की प्रतिष्ठा शांति निकेतन से ही मिली थी। और शांति निकेतन में ये टैगोर और विधुशेखर शास्त्री जैसे शिक्षाविदों के संपर्क में आए थे और बनारस दास चतुर्वेदी की प्रेरणा से हिंदी साहित्य सृजन की तरफ उन्मुख हुए थे। तो यही शांति निकेतन में कबीर, सुर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, बाण भट्ट की आत्मकथा, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, तो ये सब कृतियाँ सृजन हुई थी। कहाँ पर? शांति निकेतन में। ठीक है। और द्विवेदी जी ने हिंदी को अनेक नए शब्द दिए हैं यथा माइथी से मिथक, लिजेंडरी से निजंदरी, वेल बैलेंस्ड को पूर्ण सुसुमित, तो ये सब नाम दिए थे। और अभिनव भारतीय ग्रंथमाला एवं विश्व भारती पत्रिका निकालने व संपादन करने का श्रेय किसको मिला है? द्विवेदी जी को। विश्व भारती एक उच्च कोटि की साहित्यिक पत्रिका थी जिसने रविंद्र के संदेश और विश्व भारती की परंपराओं को हिंदी जगत में प्रचारित किया था। विशाल भारत के प्रबुद्ध लेखक के रूप में भी द्विवेदी जी सामने आए थे। विशाल भारत में प्रकाशित द्विवेदी जी के विशाल भारत जो है वो प्रकाशित द्विवेदी जी के राजा मोहन राय को हिंदी 1933 और प्रयाग में कवि रविंद्र जो कि 1914 शीर्षक लेख काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है। तो द्विवेदी जी ने जो विशाल भारत जो पत्रिका है तो उस पत्रिका में राजा मोहन राय की हिंदी ये एक लिखे थे विशाल भारत पत्रिका में, और प्रयोग में कवि रविंद्र ये भी विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुआ था जो कि ये एक शीर्षक है जो द्विवेदी जी ने लिखे थे। तो द्विवेदी जी ने राजा मोहन राय की हिंदी शीर्षक लेख में हिंदी के गद्य लेखों के विषय में लिखा है कि सबसे पहले नाम
आएगा रामचरण दास का, फिर लल्लूलाल, सदल मिश्र, फिर राजा राममोहन राय का। और जो टीकमगढ़ से मधुकर जब निकाला था तब द्विवेदी जी इसके एक प्रमुख लेखक बने। द्विवेदी जी जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष बने तब विश्वविद्यालय पत्रिका प्रज्ञा, ठीक है, विश्वविद्यालय जो पत्रिका नाम क्या है, प्रज्ञा, प्रज्ञा को उन्होंने पुनर्जीवित किया। और जब वो काशी विश्वविद्यालय छोड़कर पंजाब विश्वविद्यालय गए तब हिंदी विभाग में परिशुद्ध पत्रिका निकाली, किसने, द्विवेदी जी ने। जो वे उत्तर प्रदेश हिंदी अकादमी के अध्यक्ष हुए थे तो उन्होंने विद्या जो पत्रिका को जन्म दिया और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के कार्यवाहक अध्यक्ष भी हुए थे। और द्विवेदी जी पत्रकारिता विभाग की स्थापना भी कराई और उस विभाग की तरफ से समाचार पत्र कला संपादक पराड़कर समाचार संकलन लेखन भी किए थे। और 1952 में हाथरस में जनपद परिषद की स्थापना भी किए थे। उसके उपरांत काशी से जनपद नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किए थे, जिसके संपादन मंडल में 6 लोग थे, पर वास्तविक रूप में उसका संपादन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किए थे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को मानवतावादी समीक्षक कहे जाते हैं। उन्हें मूल्यवादी अथवा गांधीवादी समीक्षक भी कहा गया है। और ऐतिहासिक आलोचना के क्षेत्र में द्विवेदी जी का नाम अग्रगण्य है। और हिंदी में ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय आलोचना की नींव द्विवेदी जी ने ही डाली थी। और द्विवेदी जी के जो उपन्यास है उसमें नृत्य, संगीत, मूर्ति, स्थापत्य इत्यादि भी दिखने को मिलता है। यदि हम कहेंगे उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा के बारे में यदि हम कहेंगे तो वो 1946 में प्रथम औपन्यासिक कृति है, जो कि द्विवेदी जी की आत्मकथात्मक औपन्यासिक कृति है, जिसकी कथा वस्तु का आधार हर्षचरित और कादम्बरी है। उसमें 20 उच्छ्वासों में रचित है। इसमें हर्षकालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति, स्त्री पुरुष का द्वंद्व तथा सामंती प्रथा के दुष्परिणामों का अंकन भी हुआ है। और यदि हम कहेंगे चारुचंद्र लेख के बारे में, वो भी एक औपन्यासिक रचना है, जो कि द्वितीय औपन्यासिक रचना, जो कि 1963 में प्रकाशित हुआ था। इसमें 32 अनुच्छेदों में रचित हुआ है। इसमें चमत्कारों के इंद्रजाल से संबंधित है। इस उपन्यास का कथानक चमत्कारों के इंद्रजाल से संबंधित है। और इस उपन्यास के नायक कौन है? राजा सातवाहन। और नायिका महाराज परमर्दिदेव की दोहत्री कौन है? चंद्रलेखा, ठीक है। और यदि हम पुनर्वा जो है तृतीय औपन्यासिक रचना, वो 1973 में प्रकाशित हुआ था। ये एक मुच्छक्कटिकम था और लोरिक चंदा की लोक गाथा पर आधारित है। इसमें द्विवेदी जी ने समाजोन्मुख दिखाई दिए हैं। इसमें 31 परिच्छेदों में विभक्त किया गया है, ठीक है। और अनामदास का पोथा जो है अंतिम औपन्यासिक, लेकिन 1976 में प्रकाशित हुआ था। इसकी कथा वस्तु छांदोग्योपनिषद उपनिषद तथा बृहदारण्यक उपनिषद से ली गई है। इसका दूसरा नाम क्या है? रेक्व आख्यान। इसमें द्विवेदी जी का आधुनिकताबोध प्रकट हुआ है। इसमें 20 अनुच्छेदों में विभक्त किया गया है। इसमें समाज कल्याण का संदेश दिया गया है। तो द्विवेदी जी के अनेक निबंध पुष्प एवं वनस्पतियों पर है। माध्यम के संपादक बालकृष्ण राव के कहने पर उन्होंने द्विवेदी जी ने देवदारू और कुटज जैसे निबंध लिखे थे। और ललित निबंधकारों में मूर्धन्य आत्मपरक निबंध के विशुद्धतम अर्थ में उद्भावक वैचारिक किए हैं। और द्विवेदी जी के निबंध का जो विशेषता है
वो है प्राचीनता और नवीनता का समन्वय, नैतिक, चारित्रिक और सांस्कृतिक जीवन मूल्य, स्वच्छंद और अक्षिण्य चिंतन, सरलता और विद्युता का विरल संयोग, विविधता, गवेषणात्मकता, गंभीर वातावरण के बीच व्यंग्य की गुद गुदहाट और अधिकतर निबंध की शैली प्रसादात्मक है। द्विवेदी जी की पद्धति आगमनात्मक और निगमनात्मक दोनों भी है। निजीपन उनकी शैली की मुख्य विशेषता है। और द्विवेदी जी साहित्य का लक्ष्य मनुष्यता का उत्थान करना मानते हैं कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, ये कि समस्त मानव समाज को सुंदर बनाने का साधना का नाम साहित्य साधना, ये भी एक कथन किए हैं। द्विवेदी जी के मानवतावाद और साहित्य का केंद्र बिंदु मनुष्य है। और द्विवेदी जी के निबंधों का अपनी अतिशय आत्मीयतापूर्ण शैली की सरस गंभीरता तथा उदात्त मानवतावाद के कारण हिंदी साहित्य के शीर्ष स्थान भी दिए हैं। ये शिवदान सिंह चौहान ने कहा कि द्विवेदी जी के निबंधों का अपनी अतिशय आत्मीयतापूर्ण शैली की सरस गंभीरता तथा उदात्त मानवतावाद के कारण हिंदी साहित्य में शीर्ष स्थान दिए हैं। ठीक है। और यदि हम कहेंगे कि अशोक के फूल के बारे में, अशोक के फूल में आत्माभिजंग निबंध का सर्वोत्तम रूप दिखाई पड़ता है। शांति निकेतन में द्विवेदी जी ने प्रारंभिक दौर में अशोक के फूल निबंध लिखा था और शांति निकेतन पहुंचने पर आशा दीदी ने मार्ग से पढ़ने वाले वृक्ष की जानकारी द्विवेदी जी को दी थी। लेकिन शांति निकेतन में द्विवेदी जी पर दो व्यक्तियों का सर्वाधिक प्रभाव हुआ था, वो टैगोर और कीर्तिमोहन सेन ने। कल्पलता निबंध संग्रह द्विवेदी जी को बहुज्ञता और विविध लेखन शैली और व्यापक दृष्टिकोण का निर्देशन मिला है। यदि हम कहेंगे द्विवेदी जी ने कुल 200 से अधिक निबंध लिखे हैं। अशोक के फूल साहित्यिक निबंध, अशोक के फूल में 21 साहित्यिक निबंध है और विचार वितर्क में 28 निबंध है और विचार प्रभाव में 21 निबंध है और हमारी साहित्यिक मान्यता में 12 साहित्यिक एवं समीक्षात्मक निबंध है। कल्पलता में 21 निबंध है और साहित्य का अर्थ जो लखनऊ विश्वविद्यालय से दिए गए हैं, इसमें 3 व्याख्यानों का संग्रह है और उन्हें प्रमुख निबंध संग्रह भी किए हैं। ठीक है। और कुछ लेखक ने द्विवेदी जी के बारे में ये भी कथन कहा है कि यदि हम कहेंगे बाबू गुलाब राय ने द्विवेदी जी के बारे में क्या कहा है कि द्विवेदी जी के निबंध की शैली गवेषणा तथा विवेचना प्रधान किंतु प्रसादात्मक और अनुरंजक है। ये गुलाब राय ने द्विवेदी जी के बारे में कहा है। और धीरेन्द्र वर्मा ने क्या कहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का पांडित्य, ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का पांडित्य इनके निबंध में अत्यंत सरस बनकर प्रकट हुआ है और निबंध कला की दृष्टि से हिंदी निबंधकारों में इनका स्थान बहुत ऊंचा है और इनकी भाषा में भाषण शैली का प्रभाव भी हुआ है। ठीक है। और भी गुलाब राय ने और भी क्या कहा है कि द्विवेदी जी की ख्याति हिंदी में आलोचक और निबंधकार दोनों रूपों में है। वे अच्छे आलोचक है अथवा अच्छे निबंधकार, यह निर्णय करना आसान नहीं है। ये भी गुलाब राय ने भी द्विवेदी जी के बारे में कहा है। ठीक है। तो ये थी कुछ द्विवेदी जी के बारे में और उनके परिचय, साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय, रचनाएं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। ठीक है। तो समझ में आ रही है समझ में। तो हम नेक्स्ट क्लास में द्विवेदी जी के प्रसिद्ध निबंध अशोक के फूल, ठीक है, अशोक के फूल के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके मूल सारांश के बारे में हम जानेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम अशोक के फूल के बारे में हम पढ़ाएंगे। तो यदि मेरी क्लास आप सभी को अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यदि मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी सारी क्लास आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।